हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त और करता हूं आपको फिजिक्स के लिए सपोर्ट। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की। जब भी ये शब्द हम यूज करते हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि इस वेक्टर का ही कुछ अपना खासा एक थोड़ा सा डर आपके मन में बैठा हुआ है। जो स्पेशली बायो के स्टूडेंट होते हैं उनको तो कुछ भी नहीं समझ में आता। मैथ्स वाले तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं क्योंकि उनको मैथ्स में भी पढ़ने का मौका मिल जाता है और वो वेक्टर को समझ जाते हैं। लेकिन बायो वाले बच्चे जहां पर उन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा, इस टॉपिक को समझने में थोड़ा सा उनको डिफिकल्टी होती है। तो आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को कवर करेंगे और सारी बात आपको समझ में आएगी। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि आपको पूरी वीडियो देखनी है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो पूरी वीडियो बहुत ही मजेदार तरीके से आपको समझ में आने वाली है। और आज की क्लास के बाद आपको कूलम्ब्स के लॉ का वेक्टर फॉर्म बहुत ज्यादा इजी लगेगा। आपको लगेगा कि इसमें कुछ है नहीं, बस एक छोटा सा लॉजिक है कि हर जगह हमें डायरेक्शन लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर वेक्टर क्वांटिटीज क्या है ना। तो सदिश राशियां, या फिर आप जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में आप कहते हैं सर कि वे क्वांटिटीज दैट आर डायरेक्शन डिपेंडेबल, जो दिशा पर निर्भर करती हैं, जिसमें कुछ अपनी डायरेक्शन होती है। अब तुम ऐसे समझो कि अगर हमने कहा है कि फोर्स के पास डायरेक्शन होगी, इसका मतलब केवल और केवल डायरेक्शन नहीं, इसके पास होगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसके पास दोनों होंगे, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। और अगर इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होने वाले हैं तो इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें इसका डायरेक्शन भी डिफाइन करना होगा। ये सारी बातें समझिए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सब लोग इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकें। देखिए, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास चार्ज पार्टिकल था और चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो जो ये आपने 20 न्यूटन लिखा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपको केवल इतना स्टेटमेंट दे देना सफिशिएंट नहीं होता है, आपको जोड़ना पड़ता है डायरेक्शन। क्या जोड़ना पड़ता है? डायरेक्शन। बहुत ही अच्छे तरीके से सुनते जाओ, बहुत ही मजा आने वाला है। तो सर इसके साथ हम जोड़ेंगे डायरेक्शन। अब डायरेक्शन जोड़ने के बहुत तरीके होते हैं। नॉर्मली आप डायरेक्शन को कहते हैं सर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको पता हो ये डायरेक्शन ईस्ट होने वाली है, ये डायरेक्शन वेस्ट होने वाली है, ये डायरेक्शन नॉर्थ होने वाली है या साउथ होने वाली है। तो फिजिक्स के टर्म में हम उसे डिफाइन करते हैं यूनिट वेक्टर से। किससे डिफाइन करते हैं? यूनिट वेक्टर से। और यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिखते हैं? यूनिट वेक्टर को आप लिखते हैं सर कैप के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए कि आर हमारा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो आर के ऊपर अगर हमने कैप लगा दिया तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो केवल और केवल डायरेक्शन को डिफाइन करता है। तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? आर कैप क्या होता है? आर वेक्टर, वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर आर। जब भी हम किसी वेक्टर का मॉड करते हैं तो उसे हम कहते हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उस वेक्टर का हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। तो ये एक फॉर्मूला बन गया आपका। सबसे पहले इस फॉर्मूले को एक डब्बे में, बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ये है हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। यहां पर इस फॉर्मूले में आर, मॉड ऑफ आर क्या है? ये है आर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ये है वेक्टर फॉर्म, ये है इसकी वेक्टर फॉर्म, और ये है इसका यूनिट वेक्टर। ये है क्या? इसका यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर केवल और केवल क्या बताता है? डायरेक्शन। आर वेक्टर, वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? किसी भी वेक्टर का एग्जांपल होता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। यहां पर आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है? आई कैप है डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप है डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग, और के कैप है डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग। देखो, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आप जानते हैं, ये है एक्स एक्सिस आपका, ये है वाई एक्सिस आपका, और ये आगे वाला होता है जेड एक्सिस। समझिए, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये वाली डायरेक्शन है आपकी जेड एक्सिस। इस एक्सिस पर कोई भी वेक्टर होगा, कहीं पर भी फोर्स लग रहा होगा, तो उसे आप आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में डिफाइन कर देंगे। आई कैप है एक्स
की डायरेक्शन को शो करने के लिए, जे कैप है y की डायरेक्शन को शो करने के लिए और k कैप है z की डायरेक्शन को शो करने के लिए यूनिट वेक्टर्स। उसी तरीके से इसके एग्जाम्पल में जब हमने फोर्स का एग्जाम्पल दिया था तो यहां पर भी एक यूनिट वेक्टर हमें लिखना चाहिए। हम लिख देते हैं एन कैप। एन कैप क्यों लिख दे रहे हैं? मान लिया कि इसकी डायरेक्शन एन के अलोंग है और एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? यहाँ पर एन कैप सर रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसकी डायरेक्शन को। तो हमेशा हमें क्या लिखना पड़ता है? किसी भी फोर्स के साथ या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्या लिखना पड़ता है? उसका डायरेक्शन लिखना पड़ता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक और एग्जांपल होता है यहाँ पर कि दूसरा फोर्स F2 लग रहा है और F2 की वैल्यू हम क्या कर देते हैं? लिख देते हैं 30 न्यूटन एन कैप। तो इसका मतलब है कि ये एन की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है जिसकी वैल्यू कितनी है? 30 न्यूटन। अब इसी को हमें कूलम्स के लॉ या कूलम की लॉ के फॉर्म में समझना होगा कि जब चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे थे तो कैसे वहां डायरेक्शन को इंक्लूड किया जाए। चलो बहुत ही मजा आने वाला है। ये बात आप समझ चुके हो तो मॉड ऑफ आर वेक्टर हम कैसे निकालते हैं थोड़ा इसे भी समझ लीजिए। मॉड ऑफ आर वेक्टर को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? विद इन रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, जो यहां पर आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक हैं उनके साथ जो मल्टीप्लाई हुए टर्म हैं, ए है, बी है, सी है, इनका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। आपको मॉड ऑफ आर वेक्टर मतलब उस वेक्टर का, उस सदिश राशि का आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, केवल और केवल मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। जैसे सपोज करिए हमने एक फोर्स लिखा, एक फोर्स का एग्जांपल दिया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। मैंने आपसे कहा कि मॉड ऑफ एफ वेक्टर फाइंड करिए। ये एफ वेक्टर है, ये क्या है? बल का वेक्टर फॉर्म है, फोर्स का वेक्टर सदिश रूपांतरण है। अब हमें क्या निकालना है? मॉड ऑफ एफ वेक्टर निकालना है। तो मॉड ऑफ एफ वेक्टर के लिए आप क्या करेंगे? आप यूज करेंगे विद इन रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लगाएंगे आप यहाँ पर, प्लस फिर क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर लगाएंगे आप यहाँ पर, और फिर क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर लगाएंगे आप यहाँ पर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। विद इन रूट ऑफ 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 25 कितना हो गया? 50 हो गया आपका। तो रूट ऑफ 50 हो गया इस फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड। रूट ऑफ 50 को आप लिख सकते हैं 5 रूट 2। रूट ऑफ 50 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 रूट 2। तो इस फोर्स को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये है 5 रूट 2। ये है क्या? 5 रूट 2। और 5 रूट 2 इसका केवल और केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो भले फोर्स यहां पर आपका क्या है? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप है, लेकिन इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इस फोर्स के लिए जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, वो केवल और केवल कितना है? 5 रूट 2 न्यूटन। मतलब 5 रूट 2 न्यूटन का जो फोर्स इस पर लग रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? इसलिए इसको कहा गया है एफ वेक्टर। आपको बात समझ में आई? मजा आया होगा वेक्टर राशि को समझने के लिए, सदिश राशि को, वेक्टर क्वांटिटीज को समझने के लिए। अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के लिए ना, तो हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए यहां पर समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल यहां पर है और दूसरा चार्ज पार्टिकल यहां कहीं सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब इस चार्ज पार्टिकल के वेक्टर को समझने के लिए हमें इसकी पोजीशंस को समझना होगा, और पोजीशन को समझने के लिए हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को ड्रॉ करना होगा, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना होगा या फिर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना होगा। तो मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। मैं अब नाम लिख देता हूं। ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारी जेड एक्सिस। इस पहले चार्ज पार्टिकल को हमने नाम दे दिया Q1 और इस दूसरे चार्ज पार्टिकल को हमने नाम दे दिया Q2। Q1 की जो पोजीशन है, उस पोजीशन को हम डिफाइन कर दे रहे हैं यहां से लेकर के ये, थोड़ा इससे कर देते हैं स्ट्रेट लाइन से। तो ये है आपकी Q1 की पोजीशन और ये है आपकी Q2 की पोजीशन, ठीक है। अब समझिए, इस जो Q1 की पोजीशन है इसको हमने नाम दे दिया R1 वेक्टर और Q2 की पोजीशन को हमने नाम दे दिया क्या? R2 वेक्टर।
देखिए वेक्टर राशि या वेक्टर क्वांटिटीज को लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो उनका सिंबल है उसके ऊपर आप एक ऐसा एरो लगा देंगे तो ये बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जब भी हम फोर्स को लिखते हैं एफ, तो एफ के ऊपर हम एक ऐसा एरो लगा देते हैं और ये बन जाता है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन इस तरफ भी होगी तो भी हम एरो को कैसा लगाएंगे, ऐसे ही लगाएंगे। चलिए इस बात को समझते हैं थोड़ा सा और। अब अगर सोचिए कि Q1 और Q2 दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों ऐसे चार्ज हैं जिनके ऊपर सेम लाइक चार्जेस हैं, तो क्या Q1 Q2 को रिपल करेगा इस डायरेक्शन में? बिल्कुल सर करेगा। और Q2 Q1 को रिपल करेगा इस डायरेक्शन में। देखिए Q1 Q2 को रिपल करेगा तो उस डायरेक्शन में, Q2 Q1 को रिपल करेगा तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये एक लाइन है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। और कल की क्लास में हमने बात किया था कि हमेशा जो इन पर फोर्स लगता है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है, जिस डायरेक्शन में ये दोनों जुड़े हुए हैं उसी के अलोंग लगेगा। अब यहाँ पर जो आपका फोर्स है ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये है फोर्स वेक्टर। और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ये है आपका फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर। ठीक है, अब डायरेक्शन समझिए। देखिए इस वाली डायरेक्शन को, ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो देखिए कहां से कहां जा रहा है, R1 से R2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ है। तो इसकी डायरेक्शन कहां है, 1 से 2 की तरफ। इस वाले को समझिए, इस वाले की डायरेक्शन कहां है, ये है 2 वाले ने 1 पे फोर्स लगाया तो 2 से 1 की तरफ है। तो यहां पर जो आप डायरेक्शन लिखेंगे, सोचिए इसके लिए ये जो R होने वाला है आपका, यहां पर ये है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R वेक्टर, ये मैटर करेगी किसके लिए, F12 के लिए और F21 के लिए। क्यों, क्योंकि इनकी डायरेक्शन है। F21 की जब डायरेक्शन आप दिखाएंगे तो R वेक्टर उधर की तरफ, और F12 की डायरेक्शन आप दिखाएंगे तो R वेक्टर इधर की तरफ है। ऐसा हो रहा है ना, तो इसलिए दोनों ही सिचुएशन में इनकी वैल्यूज कैसे होंगी, आइए उसको समझते हैं। देखिए इस साइड वाली डायरेक्शन को आप डिफाइन करेंगे R12, कहां से कहां जा रहा है, 1 से 2 की तरफ। और इस वाली डायरेक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, R21 वेक्टर। ये कैसे जा रहा है, ये 2 से 1 की तरफ जा रहा है। इस वैल्यू को देखिए, R12 कैसे आप डिफाइन करते हैं, R12 वेक्टर क्या होता है, ये हमेशा होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और R21 को आप कैसे डिफाइन करेंगे, R21 वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, ये होगा हमेशा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखिए क्या यहां से आपको लॉजिकली लग रहा होगा कि R2 वेक्टर या फिर R12 वेक्टर इज एक्चुअली माइनस ऑफ R21 वेक्टर। देखिए इनकी डायरेक्शन हमेशा क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है और वैल्यू सेम है। R वेक्टर की वैल्यू जो है वो क्या है, सेम है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन थी, जो डायरेक्शन हमने निकाली वो देखिए अपोजिट आई है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। क्या आप मेरी बात अब समझ रहे हो, क्या हमें वेक्टर फॉर्म कुछ समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, बिल्कुल बताइए, बोलिए साथ साथ कि बिल्कुल हम समझ रहे हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये R1 वेक्टर हो गया, ये R2 वेक्टर हो गया, और यहाँ पर है आपका R वेक्टर। अब अगर इसमें हम फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो फोर्स के फॉर्मूले की आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं F12 वेक्टर। F12 वेक्टर, F12 वेक्टर क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये क्या है, फोर्स on Q1 ड्यू टू Q2। चलिए फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, यही फॉर्मूला जानते हैं आप, R स्क्वायर। लेकिन ये केवल और केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अब इसके साथ आपको क्या लिखनी होगी, डायरेक्शन लिखनी होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, R कैप। अब यहाँ पर ये जो R आप यूज कर रहे हैं, ये R12 होगा कि R21 होगा। देखिए F12 की आप बात कर रहे हैं, हम पीछे जाते हैं, फिर से पिछली साइड पे जाते हैं। F12 ये है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है सर 2 से 1 की तरफ। इसकी डायरेक्शन क्या है, 2 से 1 की तरफ। तो इसके लिए आप डायरेक्शन क्या यूज करेंगे, R21 यूज करेंगे। इसके लिए डायरेक्शन आप क्या यूज करेंगे, R21 यूज करेंगे। तो यहां पर हम इसकी जगह पर R वेक्टर की जगह पर क्या लिखेंगे, R21 स्क्वायर, और इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, R21। देखिए इसको समझिए, तो ये हो जाएगा आपका F12 वेक्टर इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ R21 स्क्वायर, क्योंकि ये केवल वेक्टर R का क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये है R21 कैप। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि अगर कभी भी कैप होता है तो कैप की जगह आप क्या लिखते हैं, वेक्टर R डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर R, वेक्टर R डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर R। तो यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं
R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 मॉड, लिख सकते हैं ऐसा। तो फॉर्मूला आपको क्या मिल जाएगा फोर्स का, F12 वेक्टर इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 टाइम्स R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई, देखिए R21 का स्क्वायर और R21, ये हो जाएगा R21 वेक्टर क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ये कूलॉम्स लॉ का क्या है, वेक्टर फॉर्म है। इसे एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ये हमने फॉर्मूला लिखा है F12 वेक्टर के लिए। अगर सेम तरीके से हम किसके लिए लिख रहे हैं, F21 वेक्टर के लिए, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हम बात करने जा रहे हैं। अभी तक हमने बात किया है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अभी तक हमने क्या बात किया है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। जो चार्ज 1 पर फोर्स लग रहा था अभी तक हमने उसकी बात की है। अब हम बात करने जा रहे हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अच्छे से समझते जाओगे तो बिल्कुल इजी लगने वाला है। बहुत ही स्लोली मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि कहीं पर भी आप भूले नहीं। R21 वेक्टर क्या, F21 वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा। अब आपकी डायरेक्शन क्या होगी, अब आपकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, तो R12 वेक्टर की तरफ आपकी डायरेक्शन होगी ना। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर मॉड स्क्वायर और R12 वेक्टर का कैप हो जाएगा यहां पर आपका, ये हो जाएगा R12 कैप। इसे आप कैसे लिखेंगे, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 वेक्टर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R12। फिर से आप इसे कैसे लिख देंगे, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा मॉड ऑफ R12 वेक्टर का कैप सॉरी क्यूब, और ये हो जाएगा यहां पर R12 वेक्टर। देखिए यहां पर जो ये वैल्यू है वेक्टर फॉर्म में, ये वैल्यू आपकी क्या बता रही है, ये वैल्यू आपकी बता रही है सर मैग्नीट्यूड, और ये आपका क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका वेक्टर फॉर्म। तो ये हो गया कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फिर से अगर आप यहां पर नोटिस करिए, तो अगर हम R12 और R21 को रिलेट कर दें, इसे रिलेट कर दें, R12 और R21 को रिलेट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा कि बोथ फोर्सेस आर अपोजिट एंड इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि यहां पर R21 वेक्टर है और यहां पर R12 वेक्टर है। और अभी हमने लास्ट की स्लाइड में पढ़ा था कि R21 वेक्टर इज एक्चुअली माइनस ऑफ R12 वेक्टर। वहां पर शायद हमने ऐसा पढ़ा था, R12 वेक्टर इज एक्चुअली माइनस ऑफ R21 वेक्टर। तो अगर फोर्स के फॉर्मूला में आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा F12 वेक्टर इज एक्चुअली माइनस ऑफ F21 वेक्टर, जो कि हम पहले से ही जानते हैं कि कूलम्स फोर्स एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, वो इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म का सबसे बड़ा खासियत ये है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि ये आपको शो करता है कि जो दोनों फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं। इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन R12 वेक्टर और R21 वेक्टर आपको ये बताती है कि ये एक सेंट्रल फोर्स है, मतलब कि ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एक्ट करता है। देखो कितनी मजेदार बातें हैं, जो हमने पहले पढ़ा था उस सारी चीजों को हम प्रूफ करते चल रहे हैं, सारी चीजों पर हम बात करते चल रहे हैं। तो अगर मैं एक लाइन में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ लिखना चाहता हूं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, F वेक्टर जो फोर्स है आपका वो क्या होगा, वो होगा K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब मॉड ऑफ R वेक्टर का क्यूब, और यहां पर हो जाएगा आपका R वेक्टर। या फिर इसी फॉर्मूले को आप कैसे लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को आप डिफाइन कर सकते हैं K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R वेक्टर का स्क्वायर और यहां पर R कैप।
ये बन गया आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। दोनों ही सिचुएशन में जब आप आर वेक्टर से इसको रिलेट कर रहे हो या फिर आर कैप से इसको रिलेट कर रहे हो। और कितना नया फॉर्मूला है आप देखो तो पिछला जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो सेम था, बस हम केवल आर कैप जोड़ रहे हैं और यहाँ पर आर कैप का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं और कुछ भी नया लॉजिक नहीं यूज कर रहे हैं बेटा, कुछ भी नया लॉजिक नहीं यूज कर रहे हैं। आगे समझते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आ गया है हमारे पास और इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है बहुत सारी बातें और यहाँ पर लॉजिक भी बहुत सारे यूज हुए हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि क्लास के टाइम जब डिस्कस करेंगे तो वेक्टर की बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो कुछ बातें और समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये दो पॉइंट दिए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट्स का अगर इसका जो आपका कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो है x1, y1, z1 और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2, y2 और z2। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसे आप कैसे निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट्स ना, ये क्या होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर विद इन रूट। ये तरीका है इनके बीच का डिस्टेंस निकालने का अगर ये वैल्यूज के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? वैल्यू के फॉर्म में। मान लीजिए कि ये दोनों वेक्टर के फॉर्म में, जैसे सपोज करो कि मैं इसे आपसे कह देता हूं कि ये था r1 वेक्टर और ये है आपका r2 वेक्टर। तो r2 माइनस r1 आप कैसे निकालेंगे? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर आप कैसे निकालेंगे? देखो ये इस टॉपिक पे मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और वेक्टर जो आप पढ़े रहते हो ये आप क्लास 11 के स्टार्टिंग में पढ़े रहते हो और यहां तक आते आते नियरली 1 साल बीत जाता है और बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाती है, इसलिए इस सारी चीजों को रिकॉल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप r21 वेक्टर माइनस r2 माइनस r1 वेक्टर निकाल रहे हैं, मतलब आप निकाल रहे हैं r12 वेक्टर की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी? देखिए x1 ये हो जाएगी x2 माइनस x1, फिर ये हो जाएगी y2 माइनस y1 और ये हो जाएगी z2 माइनस z1। देखिए एक चीज यहां पर था कि जब ये वेक्टर के फॉर्म में होगा तो यहीं पर आ जाएगा i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप और यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इसे रुकिए अच्छे तरीके से लिख दिया जाए वेक्टर फॉर्म के लिए। अगर ये r12 और r21 वेक्टर होते हैं तो ये लिखा होता x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप और r2 वेक्टर होता आपका x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप और इसी चीज को आप यहां पर लिख देते x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये बन जाता आपका r12 वेक्टर। अगर हमें यहीं पर r21 वेक्टर निकालना होता तो r21 वेक्टर के लिए आप क्या करते हैं? r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर करते और इन सारी चीजों को अब आप अपोजिट लिखते हैं, मतलब उल्टा लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं? इसे आप लिखते हैं x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। अब और बात समझिए, इस सारी वैल्यू को मैं r12 के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। r12 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं माइनस कॉमन लेकर के यहां पे लिख दूं क्या? x2 माइनस x1 वेक्टर i कैप माइनस कॉमन लेकर के यहां पर क्या लिख दूं? y2 माइनस y1 वेक्टर j कैप और माइनस कॉमन लेकर यहां पे लिख दूं j2 माइनस z1 k कैप। जब आप इस वैल्यू को देखोगे तो माइनस एक आउटसाइड कॉमन लेने पर ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा प्लस। तो आपको लगेगा ये जो इनसाइड वाली वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो आप देख रहे हो, ये वैल्यू जस्ट सेम है किससे? r12 वेक्टर के। तो फिर से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी? r21 वेक्टर इज एक्चुअली जस्ट माइनस ऑफ r12 वेक्टर, जो कि हमने पहले ही बात कर ली थी। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, यहां पर आपसे पूछ रहा है कि एक पॉइंट चार्ज गिवन है आपके पास
Q1 जिसकी वैल्यू है 100 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट, जो इस पॉइंट पे रखा हुआ है। तो चलो वेक्टर ए निकालते हैं सबसे पहले। अगर पॉइंट गिवन है आपका 1 0 2, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप, ये कुछ ऐसा पॉइंट हो जाएगा। इसे अगर आप 0 और 1 को हटा देंगे, क्योंकि 0 और 1 का कोई ऐसा सेंस नहीं होता है लिखने के लिए, तो आप इसे क्या लिखेंगे, ए वेक्टर आपका क्या लिखा जाएगा, ए वेक्टर आपका लिखा जाएगा आई कैप प्लस 2 के कैप। उसी तरीके से बी वेक्टर आपका क्या लिखा जाएगा, देखिए बी वेक्टर आपका लिखा जाएगा 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये हो गए आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी, पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल 1 और पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल 2। इस बी और इस ए को हमने बदल दिया है किसमें, वेक्टर के फॉर्म में बदल दिया है। सोचो यहां पर अगर हम आर ए बी देखेंगे, मतलब हम कहां से कहां जा रहे हैं, ए से बी की तरफ की डायरेक्शन। चलिए सबसे पहले चार्ज पार्टिकल को ड्रॉ करते हैं। ये बन गया हमारा चार्ज पार्टिकल Q1 और ये हमारा चार्ज पार्टिकल Q2। ये है Q1 आपका और ये है आपका Q2। Q1 की जो पोजीशन है वो है A और Q2 की जो पोजीशन है वो है B। अगर हम A से B की तरफ जा रहे हैं, मतलब फोर्स ऑन जो Q2 एक्ट कर रहा है, देखिए दोनों प्लस हैं तो दोनों कैसा होगा, रिपल्सन होगा। तो ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और इस डायरेक्शन में है आपका फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। देखो अब अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन में यहां पर हम किसकी तरफ आ रहे हैं, A की तरफ आ रहे हैं, तो ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, R B से A की तरफ। तो आप इसे लिखेंगे R B A, या फिर आप इसे कैसे लिखेंगे, R 2 1। इसे आप कैसे लिखेंगे, R 2 1 वेक्टर लिखेंगे। और अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो आप इसे कैसे लिखेंगे, R12 वेक्टर लिखेंगे। अगर हम यहां पर R की वैल्यू निकालना चाहें, किसकी वैल्यू निकालना चाहें, R की वैल्यू, तो एक पोजीशन गिवन है, दूसरी पोजीशन गिवन है, R की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, R का मतलब मॉड ऑफ R निकालना चाह रहे हैं, तो मॉड ऑफ R क्या हो जाएगा, विद इन रूट ऑफ x2 माइनस x1 पढ़ा है आपने ना, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 4 है यहां पर और y1 क्या है, 0, ये है y2 और ये है क्या आपका y1। अभी मैंने आपको इसीलिए ये फॉर्मूला बताया था कि आप इस बात को समझ जाएं। तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा आपका z2 2 माइनस 2 का स्क्वायर। इसे देखिए ये हो जाएगा विद इन रूट ऑफ 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो आप इसे करेंगे विद इन रूट ऑफ आ जाएगा आपका 9 प्लस 16, जिसे आप लिख देंगे क्या, विद इन रूट ऑफ 25 और आउटसाइड रूट आ जाएगा आपको 5। मतलब इन दोनों चार्ज पार्टिकल के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी मिल गई, 5। देखो कितना मजेदार सवाल था, यहां पर इस पोजीशन की हेल्प से, इस वेक्टर को यूज करके हमने इनके बीच की पोजीशन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकाल ली, एक नंबर के फॉर्म में निकाल ली। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। केवल और केवल हमें मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड का, फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने सर पढ़ा है, F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप पढ़ा है। केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, वेक्टर का तो लॉजिक ही नहीं आया, डायरेक्शन का तो लॉजिक ही नहीं दिया। उन्होंने कहा केवल और केवल मैग्नीट्यूड फाइंड कर दीजिए। K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 9 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9। Q1 की वैल्यू देखिए 100 माइक्रोकूलम बोला था, Q1 की वैल्यू क्या बोला था, 100 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6, तो हम इसे पुट करेंगे, ये हो जाएगा 100 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6। फिर Q2 की वैल्यू क्या थी, 200 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा आपका 200 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और अभी अभी हमने सर R कैलकुलेट किया है, कितना कैलकुलेट किया है जल्दी बताओ, बिल्कुल सही कहा आपने, 5 कैलकुलेट किया है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 5। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 टाइम्स 100 यहां पे लिख दीजिए, फिर 200 यहां पे लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए 10 टू द पावर 9। अगर बेस सेम होंगे, अगर 10 सेम है तो इनकी जो पावर्स है ऐड होती हैं, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6, क्योंकि ये माइनस थे इसलिए हमने इसको एज इट इज माइनस लिख दिया, डिवाइडेड बाई
25 डिवाइड बाई कितना हो गया 25 क्या करेगा 100 को कैंसिल करेगा कितने में 4 टाइम्स में, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 9 टाइम्स 4 टाइम्स 200 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 3, क्योंकि ये 9 माइनस 12 हो जाएगा। अब आप इसे लिख सकते हैं 36 टाइम्स 2, और इसे आप लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 3। 36 टाइम्स 2 आपका हो जाएगा 72, और इसकी वैल्यू मिलेगी 10 रेज़ टू द पावर -1, जिसे आप लिख सकते हैं 7.2 न्यूटन। मतलब इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो फोर्स कितना है, वो है 7.2 न्यूटन का फोर्स। अच्छे तरीके से समझ में आया आपको ये बात? चलिए और आगे समझते हैं इस बात को। जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज चार्जेस, तो उसकी वैल्यू आपको मिल गई कितनी 7.2 न्यूटन मिल गई है। अब आगे बात करते हैं फाइंड आउट द फोर्स FA। हमें क्या निकालना है FA, मतलब FA पर चार्ज फोर्स कर रहा है और FB पर फोर्स निकालना है। मतलब इस बात को समझिए कि जो दूसरे वाले पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है इसे उन्होंने नाम दे दिया क्या, FB का नाम दे दिया है, और जो पहले वाले पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है उसे उन्होंने क्या नाम दे दिया है, FA का नाम दे दिया। चलो इस बात को समझते हैं, इस बात को निकालते हैं, फिर से एक नई स्लाइड तैयार करते हैं और फिर से हम चार्ज पार्टिकल्स को ड्रॉ करते हैं। कलर बदल देते हैं। एक हमारा चार्ज पार्टिकल है यहां पर ये, और एक है हमारा चार्ज पार्टिकल यहां पर ये है Q1, और या फिर आप इसे QA कह दीजिए। ये है A पोजीशन और ये है B पोजीशन। हम क्या करते हैं, फोर्स B कैलकुलेट करते हैं। इस पे जो फोर्स लग रहा है FB को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो FB के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए FB वेक्टर, FB वेक्टर आपका क्या कहता है, ये है K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R वेक्टर का क्यूब, मॉड ऑफ R वेक्टर का क्यूब, और यहां पर क्या है ये R वेक्टर। अच्छा अभी वेक्टर R कैसे निकालेंगे, तो अभी तो लॉजिक बताया था वेक्टर R निकालने का। क्या था लॉजिक कि A की जो पोजीशन है वो गिवन है, क्या गिवन है आपकी, थोड़ा सा इसे देखना पड़ेगा, पोजीशन तो रटी होती नहीं है। तो A की जो पोजीशन आपकी गिवन है वो है 102 और B की पोजीशन है 442। A की पोजीशन 102, तो ये हो गया I कैप प्लस 2K कैप, और B का वेक्टर क्या आ जाएगा, B वेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 4I कैप प्लस 4J कैप प्लस 2K कैप। देखो थोड़ा सा अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें अपना स्किल यूज करना पड़ता है। अगर मैं B माइनस A करूंगा तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और A माइनस B करूंगा तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो दोनों ही निकालने हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, B माइनस A कर देते हैं। तो B माइनस A कर रहे हो तो आप इसे कैसे लिखोगे, AB लिखोगे, और क्या लिखोगे RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर लिखोगे। ये आपका RB है, RB क्या हो जाएगा 4I कैप प्लस 4J कैप प्लस 2K कैप माइनस I कैप माइनस 2K कैप। चलिए इसे निकालिए। 4I की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये भी देखिए 4I माइनस I कैप, तो ये हो जाएगा 3I कैप। 4J की वैल्यू आपको 4J ही मिलने वाली है, तो 4J कैप, और 2K माइनस 2K, तो K कैप की वैल्यू क्या हो गई 0। मतलब R वेक्टर आपको क्या मिला है, वेक्टर R क्या मिला आपको 3I कैप प्लस 4J कैप। रख देते हैं यहाँ पर वैल्यू। FB वेक्टर आपको क्या हो जाना है, देखिए K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू होती है सर 9 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 9। Q1 की वैल्यू सर 100 माइक्रोकूलम, तो 100 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 6। Q2 की वैल्यू क्या है सर 200 माइक्रोकूलम, सो 200 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाई R वेक्टर का क्यूब, तो R वेक्टर मतलब 5 का क्यूब, और ये हो जाएगा R वेक्टर। R वेक्टर कितना आया है, R वेक्टर आया है सर 3I कैप प्लस 4J कैप। हो गया यार कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में बस इतना ही है। बहुत ज्यादा आपको इस चीजों को समझना नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा लॉजिक है ये। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 9 टाइम्स 100 टाइम्स 200 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 9 टाइम्स 10 फिर से सेम लॉजिक लगा देते हैं, माइनस ऑफ 6 लिख देते हैं। क्या मतलब है, एक स्टेप बढ़ाना ना, माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स 5 ना। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, 5 से 100 कैंसिल आउट होगा 20 आएगा, फिर इस 5 से 20 कैंसिल आउट होगा 4 आएगा, और फिर इस 5 से 200 कैंसिल आउट कर देंगे 40 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 9 टाइम्स
4 times 40 times 10 raised to the power minus of 3 और 3i कैप प्लस 4j कैप जो वैल्यू है वो आपकी साथ में लिखी जा रही है। देख लेते हैं इसको, लास्ट तक पहुंचाते हैं। एफ बी आप निकालना है, एफ बी वेक्टर निकालना है आप, तो ये आपकी क्या थी 9 times 4 times 40 टाइम्स 10 raised to the power minus of 3 और ये है आपका 3i कैप प्लस 4j कैप। ये हो गया आपका 36 times 40 टाइम्स 10 raised to the power minus of 3 3i कैप प्लस 4j कैप। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। 4 6 24, 4 आना है आपका, 2 एज अ कैरी, 4 3 12, 144 और इसे आप लिख देंगे 10 raised to the power minus of 2। इसे आप लिख सकते हैं 1.4 और ये हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 4j कैप। अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4.2i कैप प्लस 5.6j कैप। देखो ये मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया है, क्योंकि जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनल आंसर लाना है। मे बी फाइनल आंसर आपका बिफोर दिस किसी एक स्टेप पे ही आपको मिल जाए, हो सकता हो यही वाला स्टेप आपका हो, यहाँ पर 3i कैप प्लस 4j कैप चल ही रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, जैसा ऑप्शन जहां पर जिस लेवल पे आपका गिवन होगा उस लेवल पर आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं। ये वैल्यू मिल गई एफ बी वेक्टर की। एफ ए वेक्टर क्या होगा, जस्ट माइनस ऑफ एफ बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ का पूरा इंट्रोडक्शन और बहुत ही मजेदार तरीके से हमने इसे कवर किया, बहुत ही सिंपल भाषा में। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिए।